प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है विश्व इतिहास, जिसका प्रमुख शीर्षक है रूसी क्रांति अथवा बोल्शेविक क्रांति। 1917 में रूस में दो क्रांतियां हुई थी। फरवरी मार्च 1917 में प्रथम जो राजनीतिक थी, जिसने स्वेच्छाचारी जारशाही का अंत करके राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना की। अक्टूबर-नवंबर 1917 में दूसरी क्रांति हुई, जिसको बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है, और यह सामाजिक थी, जिसके द्वारा विश्व में सर्वहारा वर्ग के प्रथम गणतंत्र की स्थापना हुई। 1917 की रूसी क्रांति ने सम्राट के तानाशाही शासन का अंत कर लोकतंत्र की स्थापना का प्रयत्न ही नहीं किया, अपितु सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र में भी कुलीनों, पूंजीपतियों और जमींदारों की शक्ति का अंत कर सर्वसाधारण मजदूर और किसान जनता की सत्ता को स्थापित किया। इससे समाजवाद की विचारधारा को इस संसार में पहली बार मूर्त रूप मिला। 1917 की बोल्शेविक क्रांति यूरोप ही नहीं वरन समस्त विश्व की एक युगांतरकारी घटना थी। H.G. वेल्स ने इसे इस्लाम के उदय के बाद लॉस्की इसे ईसा के जन्म के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानते हैं। क्रांति से पूर्व रूस। इवान मान 1492 से 1505 ईस्वी ने सर्वप्रथम तातार प्रभुत्व का अंत किया और रूस में मस्कोवी, रूस का एक भूभाग जो बाद में मास्को नाम से प्रसिद्ध हुआ, निरंकुश शासन की स्थापना की। उसने ही पहल जार की उपाधि धारण की, जिसका रूसी भाषा में अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ताधारी स्वतंत्र शासक। 1584 से 1613 तक रूस में अराजकता की स्थिति रही। इसको समाप्त करने के लिए रूसी सामंतों ने पारस्परिक सहमति से 1613 में माइकल रोमनोव को जार का पद दिया। वह रूस की क्रांति तक चलता रहा। ये अंतिम राजवंश था रोमनोव। पीटर महान, इनका कार्यकाल था 1682 से 1725 तक। कहा जाता है कि पश्चिम के साथ स्वतंत्रता पूर्वक और सरलता से मिलने जुलने के लिए आवश्यक है कि रूस कहीं एक खिड़की खोले, तभी उसमें बाहर से प्रकाश आ सकेगा। यह कथन था पीटर मान का। पश्चिम के प्रति मोह के कारण ही पीटर मान ने बाल्टिक तट पर सेंट पीटर्सबर्ग नामक शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाई। आजकल इसे लेनिनग्राड कहते हैं। पीटर को आधुनिक रूस का जन्मदाता माना जाता है। कैथरीन द्वितीय ने दिद्रो की आर्थिक सहायता की। वह द अल्बर्ट और वाल्टेर जैसे फिलोसोफी के साथ पत्र व्यवहार करती थी। उसने सन 1764 में रूस के लिए एक नई विधि संहिता बनाने का कार्य कर उसे सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाने जैसे प्रगतिशील विचारों को बढ़ावा दिया। अलेक्जेंडर द्वितीय 1858 से 1881 तक इनका कार्यकाल था। राज परिवार का वह पहला व्यक्ति था जिसने साइबेरिया का दौरा किया। उसने निर्वासित लोगों और कैदियों की तकलीफ़ों से न केवल अपने आप को अवगत किया, बल्कि जार बनने के बाद उसने तकलीफ को दूर करने की कोशिश की। काकेशस की पहाड़ियों से अचानक हमले का वीरतापूर्वक सामना करने की एवज में उसने सेंट जॉर्ज क्रॉस मिला। अलेक्जेंडर द्वितीय ने अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में काफ़ी महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने शिक्षकों में प्रसिद्ध कवि जुकोव्स्की भी था, जिसने जार में मानवीय संस्कार डालने का प्रयास किया। उसने उदारतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए कर्षक दासों यानी कर्सी दासों की मुक्ति की। 1861 में दासों की मुक्ति के कारण वह इतिहास में मुक्तिदाता या जार लिबरेटर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में सवाल आ चुका है कि कर्सी दासों की मुक्ति का जन्मदाता कौन था? तो अलेक्जेंडर द्वितीय।
वह स्थानीय स्वशासन संबंधी सुधार किए, किंतु सामंतों के विरोध कारण उसे पुनः प्रतिक्रिया नीति अपनानी पड़ी। अंत में एक क्रांतिकारी ने उसकी हत्या कर दी, पर उसके पुत्र जार अलेक्जेंडर तृतीय, जिसका कार्यकाल था 1881 से 1894 तक, ने अपनी संकुचित विचारधारा का परिचय देते हुए एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा दिया। उसकी रूसीकरण की नीति की कठोरता कारण गैर रूसी जातियां जार की सत्ता के कट्टर विरोधी हो गई। निकोलस द्वितीय, ये जब रूसी क्रांति हुई थी मार्च और नवंबर 1917 में, तब ये रूस का अंतिम जार था। फिनलैंड में 1809 में रूस की अधीनता में आने के बाद भी शामिल नहीं किया गया था, उसका अपना संविधान बना लिया। जार निकोलस द्वितीय ने फरवरी 1899 में फिनलैंड के संविधान का अंत करके उसे रूस में शामिल कर लिया था। उसने पूर्ण रूसीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की। 1905 की क्रांति के बाद जन आक्रोश को शांत करने के लिए सम्राट ने राष्ट्रीय विधानसभा यानी ड्यूमा की मांग को स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त को एक संविधान सभा घोषित कर इसका नाम बुल्लीघिन संविधान रखा। इस प्रकार प्रथम ड्यूमा को जुलाई 1906 में और द्वितीय ड्यूमा को जून 1907 में भंग कर दिया गया। और इससे पहले रूस एक जापान युद्ध हुआ था। 26 से 27 जनवरी 1904 को जापानी फौजों ने फोर्ट आर्थर पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लिया। जापानी अधिकार हो गया। और अंत में अगस्त 1905 में जापान रूस शांति संधि, जिसको पोर्ट्समाउथ नामक स्थान पर अमेरिकी राष्ट्रपति पोरजुआ थियोडोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में हुई। युद्ध समाप्त करने में उल्लेखनीय भूमिका के कारण रूजवेल्ट को 1906 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस प्रकार एक घटना घटित होती है, खूनी रविवार। 9 जनवरी 1905 अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905, ये 9 जनवरी रूसी कैलेंडर था, क्योंकि ये इनमें 13 दिन का लगभग अंतर था, रूसी कैलेंडर और ये शक कैलेंडर में। तो 22 जनवरी 1905 को रविवार के दिन उग्रवादी दल के नेता पादरी जॉर्ज गैपेन के नेतृत्व में सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर मजदूर जुलूस निकालते हुए शांतिपूर्ण अपनी मांगें जार के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु जार के महल विंटर पैलेस की ओर बढ़ रहे थे। सैनिक अधिकारियों ने समझा कि जनता राजमहल पर हमला करने का प्रयत्न कर रही है। तो इस प्रकार विंटर पैलेस की ओर बढ़ रहे थे तो राजमहल पर हमला करने का प्रयत्न किया। अतः उन्होंने नियत मजदूरों पर गोलियां चलवा दी। बोल्शेविकों के इतिहास के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए और 2000 घायल हो गए। यह घटना रूसी इतिहास में खूनी रविवार की घटना के नाम से प्रसिद्ध है। 22 जनवरी सन 1905। गैपो को चोट नहीं लगी। 1906 में क्रांतिकारियों ने उसका कत्ल कर दिया, क्योंकि उसके लगा कि यह सरकारी जासूस है गैपो। इसी क्रांति के समय पहली बार मजदूरों द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग में श्रमिक सोवियत का गठन किया गया था। सोवियत का प्रथम अध्यक्ष खुस्तावेल नौसार था। बाद में ट्रोट्स्की इस सोवियत के अध्यक्ष बने। 1905 की इस क्रांति का परिणाम था ड्यूमा और रूसी संसद का अधिवेशन बुलाया जाना। 1917 की क्रांति के समय रूस। तत्कालीन रूसी सम्राट जार निकोलस द्वितीय निरंकुश शासक था। उस पर उसकी पत्नी जर्मन राजकुमारी अलेक्जेंडर का अत्यधिक प्रभाव था। जर्मन राजकुमारी होने के कारण जारीना के सहयोग से नौकरशाही के उच्च पदों पर जर्मन अधिकारियों का बाहुल्य था। इन अधिकारियों की सद्भावना जर्मनी के साथ थी, जो प्रथम विश्व युद्ध में रूस के विरुद्ध लड़े थे। इससे जनता में जारीना भी अत्यधिक अलोकप्रिय हो गई। रास्पुटिन एक भ्रष्ट साधु था और रूसी जनता उसे घृणा की दृष्टि से देखती थी। वह जारीना के ऊपर उस समय से छाया हुआ था जब से उसने आकस्मिक चमत्कार द्वारा हीमोफीलिया से पीड़ित जारीना के बेटे को ठीक कर दिया था। यानी वो भ्रष्ट साधु था, तांत्रिक। वह जार और सैनिक अधिकारियों को निर्देश देता था और मंत्रियों का चुनाव व पदच्युति का भी कार्य उसने हाथ में ले लिया। दिसंबर 1916 में जार के रिश्तेदार राजकुमार यूसुपोव द्वारा दरबारियों के सामने राजमहल में इस पवित्र जो भ्रष्ट साधु यानी महंत था उसका कत्ल कर दिया। तो इस प्रकार
उस भ्रष्ट साधु का अंत कर दिया। क्रांति से पूर्व रूस के 4/5 भाग के जो नागरिक थे वो कृषि पर आश्रित थे। 1/3 किसान लगभग भूमिहीन थे। इस प्रकार पहली जो क्रांति शुरू हुई वो थी रूसी कैलेंडर के अनुसार फरवरी क्रांति 1917 में, और ये 1905 से तत्कालीन जो घटना घटित हुई वहीं से शुरू हुई। जर्मन संसद सदस्य कार्ल लिब्कनेcht ने संसद में खुले तौर पर प्रथम विश्व युद्ध का विरोध किया। रूस में बोल्शेविकों के नेतृत्व में युद्ध विरोधी भावनाएं बल पकड़ रही थी। रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण रोटी की मांग थी। मार्च की क्रांति जो 7 मार्च को एक छोटी सी घटना से हुई। रोटी खरीदने के प्रयास कर रही मजदूर औरतों का एक प्रदर्शन दल, फिर मजदूरों की आम हड़ताल हुई। इस प्रकार 8 मार्च को बहुत सारे कारखानों की हड़ताल का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया गया। इसी कारण यह तिथि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाई जाती है 8 मार्च प्रतिवर्ष। ये रूस की घटना से ही प्रसिद्ध हुई। 12 मार्च 1917 को राजधानी पीटर्सबर्ग क्रांतिकारियों के हाथों में आ गई। रूसी पंचांग के अनुसार उस दिन 27 फरवरी थी, इसलिए इसे फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। लेनिन इस क्रांति के समय ज्यूरिख जो स्विट्जरलैंड में है वहाँ पर था। नवंबर 1905 में स्वदेश लौट आया था। फिर 1906 से 1908 तक गुप्त रूप से जिनेवा में रहा। 15 मार्च 1917 को रेल मजदूरों ने जार निकोलस द्वितीय की पेट्रोग्राद आती ट्रेन को बीच में ही रोक लिया। जार को अपने शाही डिब्बे में राज्य परित्याग पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। जार ने अपने एकमात्र पुत्र जेरेविच अलेक्सी के पक्ष में अपने भाई ग्रांड ड्यूक माइकल के लिए सिंहासन त्याग दिया। अस्थायी सरकार के प्रमुख सदस्य इस बारे में एकमत नहीं हो सके। राजतंत्र बनाए रखा जाए, गणतंत्र की स्थापना कर दी जाए। अतः ड्यूक माइकल ने भी सिंहासन पर बैठना स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार मार्च 1917 की रूसी क्रांति ने 300 साल पुराने रोमनोव राजवंश के शासन का अंत कर दिया। रूस की इस क्रांति ने पेट्रोग्राड का वही स्थान है जो फ्रांस की क्रांति में पेरिस का था। प्रथम क्रांति के समय लोगों ने सल्सबर्ग के किले पर, जो रूस की बास्तिल कहा जाता है, आक्रमण कर राजनीतिक कैदियों को मुक्त करवा लिया। अब है अक्टूबर नवंबर क्रांति 1917, जिसको बोल्शेविक और मेंशेविक के तौर पर अगर हम जाने तो मेंशेविक यानी अल्पसंख्यक यानी अल्पमत की सरकार, बोल्शेविक यानी बहुसंख्यक सरकार। ये मार्च में हुई तो मेंशेविक थी और अक्टूबर में हुई तो बोल्शेविक हो गई, क्योंकि अधिकतर लोग क्रांति के पक्ष में थे। जब विदेश मंत्री मिल्युकोव ने पश्चिमी मित्रों को सूचित किया कि वे ज़ारशाही सरकार के कूटनीतिक और सैनिक उत्तरदायित्व को पालन करने के लिए युद्ध जारी रखेंगे, तो संपूर्ण रूस में इस निर्णय का काफ़ी विरोध हुआ। इस प्रकार अब केरेंस्की को नया युद्ध मंत्री बनाया गया। केरेंस्की ने फरवरी 1917 में जार का विरोध करने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। इस प्रकार अस्थायी सरकार ने बोल्शेविकों के जर्मन संबंधों की आड़ में उन्हें विश्वासघाती घोषित कर दिया। बोल्शेविक आंदोलन को गैर कानूनी राजनीतिक घोषित कर दिया, जिसके बाद कई बोल्शेविक नेता रूस छोड़कर भाग गए। लेनिन फिनलैंड चला गया, वहाँ से उसने पार्टी का निर्देशन किया। अगले मंत्रिमंडल में केरेंस्की नए प्रधानमंत्री बने। बोल्शेविक ने केरेंस्की की सरकार के विरुद्ध शांति, रोटी और भूमि यानी पीस, लैंड और ब्रेड के नारे लगाए और एक छोटा सा शब्द गढ़ा जिसका नाम था रंप मंत्रिमंडल। 7 नवंबर 1917 पुराने जूलियन कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर का दिन था। रूसी के अनुसार प्रातःकाल लाल गार्डों और नियमित सैनिकों की टुकड़ियों के सैनिकों ने बिजली की रफ्तार से टॉरिड पैलेस, जहां पूर्व संसद बैठती थी, अन्य महत्वपूर्ण सरकारी केंद्रों पर नियंत्रण स्थापित करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से संपूर्ण पेट्रोग्राड पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार एक क्रांति हुई। 1000 से अधिक लोग मारे गए। ट्रोट्स्की ने पेट्रोग्राड सोवियत के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि इतिहास में किसी अन्य क्रांति आंदोलन का उदाहरण नहीं मिलेगा जहां रूस के जितने लोग हो
जहाँ रूस के समान इतनी बड़ी क्रांति किए बिना खून बहाए हुई हो। क्रांति के दिन शाम को ही अखिल भारतीय रूसी सोवियत सम्मेलन के अधिवेशन में लेनिन ने दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए। प्रथम प्रस्ताव में युद्धरत राष्ट्रों से अपील की गई कि युद्ध विराम पर शांति के लिए वार्ता की जाए, और दूसरे प्रस्ताव द्वारा यह तय किया गया कि भूमिपतियों की भूमि बिना मुआवजे के छीन ली जाए। क्रांति के अगले ही दिन 8 नवंबर 1917 को लेनिन की अध्यक्षता में प्रथम मंत्रिमंडल का गठन हुआ। ट्रोट्स्की को विदेश मंत्री, स्टालिन को राष्ट्रीय जातियों का मंत्री और राइकोव को गृह मंत्री बनाया गया। प्रारंभिक चेतना व लेनिन का जो जीवन काल था वो था 1870 से लगाकर जनवरी 1924 तक। कम्युनिज्म की भावनात्मक कल्पना का परित्याग करने वाला प्रथम रूसी समाजवादी विचारक प्लेखानोव था। उसे रूस में मार्क्सवाद का संस्थापक माना जाता है। उसने 1883 में जेनेवा में लिबरेशन ऑफ लेबर श्रम मुक्ति नाम से रूस के प्रथम मार्क्सवादी दल का गठन किया। इस प्रकार प्लेखानोव को रूस से बाहर रहना पड़ा था 1880 से 1918 के मध्य। समाजवाद को धरती पर स्थापित करने में पथ प्रदर्शित करने वाला वास्तविक तत्वदर्शी कार्ल मार्क्स था, जो विश्व में प्रथम साम्यवादी सरकार की व्यवहारिक क्रियान्वित करने का श्रेय व्लादिमीर इलियोच उलियनोव उर्फ लेनिन को है। इनका जन्म 9 अप्रैल 1870 को रूस के आधुनिक उलियानोव्स्क नगर में हुआ। 1891 में सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय की अंतिम परीक्षा पास करने के बाद लेनिन ने वकालत शुरू की। उसके बड़े भाई को रूस के जार अलेक्जेंडर तृतीय की हत्या के षड्यंत्र में दंडित किया गया। स्वयं लेनिन द्वारा भी जार के विरुद्ध प्रचार करने के कारण 1897 में 3 वर्ष तक साइबेरिया में निर्वासित जीवन जीना पड़ा। साइबेरिया का निर्वासित रहने के दौरान लेनिन ने रूस में पूंजीवाद का विकास, द डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटलिज्म इन रूसिया नामक अपनी प्रथम बड़ी रचना लिखी, जो सेंट पीटर्सबर्ग में 1899 प्रकाशित हुई। इस प्रकार साइबेरिया से लौटने बाद लेनिन रूस छोड़कर 1900 ईस्वी में स्विट्जरलैंड चला गया। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लेनिन स्विट्जरलैंड से जर्मनी के म्यूनिख नगर चला गया। जर्मनी में रहकर उसने 11 सितंबर 1900 ईस्वी में इस्क्रा, जिसका अर्थ है चिनगारी नामक समाचार पत्र का पहला अंक लिपचिंग से निकाला। इस प्रकार लेनिन ने 1902 में एक पुस्तक लिखी, क्या करे। इस पुस्तक में लेनिन ने अवसरवादियों के सिद्धांतों की आलोचना करते हुए लिखा कि जार की सरकार का तख्ता पलटने और वर्गविहीन समाज स्थापित करने के लिए आवश्यक है सबसे पहले एक क्रांतिकारी आंदोलन चलाया जाए, आवश्यकता पड़ने पर हिंसक होने की अनुमति हो, और दूसरे ये मानकर चला जाए कि एकमात्र सर्वहारा के सिद्धांत पर आधारित दल के नेतृत्व में चलने वाले आंदोलन में किसी भी प्रकार के समझौतों की गुंजाइश नहीं हो। क्या करे अथवा हमें क्या करना चाहिए नामक पुस्तिका ही मार्क्सवाद में लेनिन का महत्वपूर्ण योगदान तथा बोल्शेविकवाद का आधार है। इसमें लेनिनवाद विचारों की सर्वाधिक सरल भाषा में अभिव्यक्ति की गई है। इस पुस्तक के लेखन के बाद व्लादिमीर इलियोच उलियनोव व्लादिमीर इलिच लेनिन के नाम से प्रसिद्ध हुए। रूसी समाजवादी जनतांत्रिक मजदूर दल का गठन 1898 को मिन्स्क नामक स्थान पर किया गया। इस दल के कार्यक्रम की रूपरेखा पीटर स्ट्रू द्वारा तैयार की गई। मिन्स्क सम्मेलन के तुरंत बाद इस दल की केंद्रीय समिति के द्वारा पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार कर लिया गया। रशियन सोशल डेमोक्रेट पार्टी की द्वितीय कांग्रेस 1903 में पहले ब्रुसेल्स और बाद में लंदन में आयोजित हुई, और इस आधार पर दोनों समूहों के साथ बोल्शेविक बहुमतवादी और मेंशेविक अल्पमतवादी पड़ गए थे। जुलाई 1905 में प्रकाशित अपने पैम्पलेट टू डिक्टेटरशिप ऑफ सोशल डेमोक्रेसी में लेनिन ने कहा कि रूस एक भिन्न मार्ग अपनाएगा, यद्यपि रूस में भी बुर्जुआ क्रांति होगी जो तो इस प्रकार मेंशेविक और बोल्शेविक के मध्य का अंतर और भी स्पष्ट हो गया, और 1905 में लेनिन को महान साहित्यकार व माँ यानी एक उपन्यास था जिसका लेखक था मैक्सिम गोर्की, उसका सहयोग मिला था। इस प्रकार बोल्शेविकों ने सत्ता में आने के लिए प्रवृत्ता
नामक एक समाचार पत्र भी निकाला था। अप्रैल थीसिस। रूस लौटने के बाद लेनिन ने युद्ध और क्रांति के संबंध में अपना भाषण दिया और बाद में अखिल रूसी सोवियत सभा के बोल्शेविक और मेंशेविक प्रतिनिधियों की एक बैठक में अपना निबंध पढ़ा। यही प्रसिद्ध अप्रैल थीसिस है। तो इस प्रकार लेनिन क्रांति को पर्दे के पीछे से संचालित करने वाली शक्ति था व ट्रोट्स्की उसका वास्तविक नेता था। लेनिन ने क्रांति को बाहर से नियोजित किया जबकि ट्रोट्स्की ने उसे क्रियान्वित किया था। नवंबर क्रांति ने स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिए। लेनिन की जीवन संगीति नजदेवा क्रूस्काया सोवियत सत्ता के आरंभ काल से लेकर अपने अंतिम दिनों यानी 1938 तक वह शिक्षा के क्षेत्र में काम करती रही। 21 जनवरी 1924 को लेनिन की मृत्यु हो गई और बाद में मॉस्को के क्रेमलिन प्रासाद के निकट उसके लिए एक भव्य स्मारक तैयार किया गया जिसका शव मसाले में सुरक्षित करके कांच की एक संदूक में रखा गया। उसी के सम्मान में पेट्रोग्राड का नाम बदलकर लेनिनग्राड कर दिया गया। अब जो अगली कड़ी में आ रही है एक महत्वपूर्ण संधि वो है ब्रेस्ट लिटोवस की संधि। 15 दिसंबर 1917 को रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट लिटोवस अस्थायी संधि पर हस्ताक्षर के साथ ही युद्ध बंद हो गया। इसके बाद 3 मार्च 1918 को विदेश मंत्री ट्रोट्स्की ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस में एक अस्थायी संधि की जिसने रूस ने जर्मनी को लिथुआनिया, कोरलैंड, लिवोनिया, पोलैंड, एस्टोनिया के प्रदेश और कुछ टापू प्रदान किए। इस प्रकार रूस में भी गृह युद्ध चला नवंबर 1917 से 1919 तक। इसमें ग्रेट रेप्यूडिएटर यानी रण अस्वीकार करने वाला लेनिन को कहा और बाद्रमो ने जो क्रांति हुई थी उसमें आर्थिक नीति एक अपनाई गई थी और लेनिन का एक प्रसिद्ध मत था कि हमें एक कदम पीछे हटना होगा जिससे कि हम 2 कदम आगे बढ़ सके। लेनिन ने इसे राज की पूंजीवाद की संज्ञा दी और इस नीति के प्रमुख लक्षण इस प्रकार थे। पहला था किसानों से अनाज लेने के स्थान पर उन पर एक निश्चित कर लगाया जाए। किसान अपने अनाज का अबमन सा इस्तेमाल कर सकते थे। दूसरा था जमीन का अधिकार व्यवहार में किसानों को सौंप दिया गया। बाद में उसे कुछ हिस्सा दूसरों को देने और मजदूर रखकर काम कराने का अधिकार भी मिल गया। 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। सीमित तौर पर विदेशी पूंजी को आमंत्रित किया गया। सरकारी एजेंसी द्वारा व्यक्तिगत संपत्ति एवं जीवन का बीमा किया जाना प्रारंभ हुआ। ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। इस प्रकार लेनिन ने एक और पुस्तक लिखी थी कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ टू बी डन। तो इसमें उसने आर्थिक नीति पर यानी पूंजीवाद पर बल दिया था। इस प्रकार रूस में जो क्रांति हुई थी उसमें अनेक प्रकार के परिणाम सामने आए थे और इसमें स्टालिन की शुद्धिकरण योजना को भी शामिल कर लिया गया था। स्टालिन भी रूस में एक बहुत सुधारवादी नेता था। नए शासक वर्ग और जनता पर अपनी निजी पकड़ को बनाए रखने के लिए स्टालिन को शुद्धिकरण, मुकदमों, बंदी शिविरों और जनता को मृत्युदंड दिए जाने वाले आवश्यक उपायों की आवश्यकता की। यह अभियान पूंजीपतियों के स्थान पर औद्योगिक श्रमिकों, साम्यवादी पार्टियों, अंततः स्वयं खुफिया पुलिस के खिलाफ भी चलाया था। इस प्रकार आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार लगभग 4 करोड़ लोगों को स्टालिन के शुद्धिकरण प्रक्रिया का शिकार बनना पड़ा। इस प्रकार कहा जाता है कि 21 में से 18 आरोपियों को मृत्युदंड दिया गया और साम्यवादी शासन में भी रूस में एक संविधान बनाया गया था। इसके जो एक 1924 में एक नया संविधान बना जिसको रूसी सोशलिस्ट फेडरेशन सोवियत रिपब्लिक कहा जाता है, उसकी जगह यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR की स्थापना की गई। इस प्रकार लेनिन की जो अन्य महत्वपूर्ण
बातें थी रूस की क्रांति की वो इस प्रकार है। लेनिन की पुस्तक राज्य और क्रांति स्टेट एंड रिवोल्यूशन 1917 में शुरू में लिखी गई, अगस्त 1917 में छपी थी। यह पुस्तक हिंसात्मक क्रांति के पक्ष में तर्क देती है। 9 जनवरी 1917 को सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राड वर्तमान में लेनिनग्राड कर दिया गया था। बोल्शेविक पार्टी का सरकारी अखबार था प्रावदा। प्रावदा का मतलब है सत्य, जबकि मेंशेविकों का मुख्य पत्र था लुच यानी किरण। बोल्शेविक पार्टी का मुख्य पत्र था प्रलेतारी यानी सर्वहारा। ये रूसी भाषा के शब्द हैं। इस प्रकार रूस में क्रांति हुई थी। रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया गया। इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। इसका अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार 27 फरवरी की क्रांति 12 मार्च को और 25 अक्टूबर की क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुई। इस प्रकार स्टालिन द्वारा भी प्रारंभ किए गए सामूहिकीकरण के बारे में सोवियत जनता को पहली बार जानकारी 7 नवंबर 1929 को प्राप्त हुई। तो इस प्रकार रूसी क्रांति उर्फ बोल्शेविक क्रांति संपन्न हुई।